हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के ऊपर। याद रखिए इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैं आप लोगों को पहले पार्ट में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा थोड़ी समय के लिए, ठीक है। याद दिला रहा हूं आपको, पीछे की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो मैंने आपसे बातचीत किया था दोस्तों कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित दो तरह की विचारधाराएं आती हैं। एक होती है आरंभिक विचारधारा और एक होती है वर्तमान या आधुनिक विचारधारा। तो आरंभिक विचारधारा में हम लोगों ने बताया था कि कुछ दार्शनिक थे, कुछ वैज्ञानिक थे जिनका अपना सिद्धांत था या जिनकी अपनी परिकल्पनाएं थी। उनमें सबसे पहला नाम आया था थेल्स का, ठीक है। थेल्स ने जल को आधार मानकर अपनी व्याख्या दिया, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आया था अनेक्सिमेंडर का, उन्होंने वायु को आधार मान करके अपनी व्याख्या किया। उसके बाद नाम आया था पाइथागोरस का, उन्होंने पदार्थ को आधार मान करके इस उत्पत्ति की व्याख्या किया। और लास्ट में हेराक्लिटस नाम आया था जिन्होंने अग्नि को आधार मान करके क्या किया था, इस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित व्याख्यान दिए थे। तो ये चार प्रारंभिक मत थे। इसके बाद दोस्तों उसी में हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों को पढ़ना था कि वर्तमान अवधारणा क्या है या आधुनिक अवधारणा क्या है या आधुनिक विचारधारा क्या है। जब उसको पढ़ना हुआ तो भी हमारे सामने दो सेगमेंट आ गए। पहली थी दोस्तों जिसमें हम लोग एक तो पढ़ने वाले थे कि जिसमें हम लोग अद्वैतवादी परिकल्पना थी, ठीक है, और या संकल्पना थी, और दूसरा था द्वैतवादी। अद्वैतवादी मैंने आपको ये बताया कि वहां पर सिंगल तारे का कॉन्सेप्ट था, यानी एक तारे से ही इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, इसको बताया गया। और उसमें दो लोगों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा गया कि कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना क्या थी, कि कैसे उन्होंने कहा कि जो अपकेंद्री बल था वो अभिकेंद्री बल से अलग हो गया, जिसकी वजह से निहारिका से छोटे छोटे छल्ले अलग हुए। यही छल्ले ठंडे होकर के आज हमारे ग्रह के रूप में विद्यमान है, और जो निहारिका का अवशेष बचा है वो सूर्य के रूप में विद्यमान है। ये कांट ने कहा था। उसके बाद लाप्लास ने कहा था, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसमें मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। इसमें जो अभिकेंद्री बल हुआ था उसके जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल को रखा। उन्होंने कहा कि जो अपकेंद्री बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया, जिसकी वजह से छोटे छोटे छल्ले अलग हुए और आज वो ग्रहों के रूप में है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक शब्द का अंतर हो क्या है। कांट ने कहा था अभिकेंद्री बल अपने एग्जाम्पल में लिया था और इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल को लिया। और दोनों लोगों ने बताया था कि दोनों के ऊपर ही क्या है, अपकेंद्री बल पहुंच गया, जिसकी वजह से छल्ले अलग हुए थे। तो ये हम लोगों ने पुरानी विचारधाराओं पर बात किया। फिलहाल ये तो हमारी आधुनिक विचारधारा थी। आधुनिक विचारधारा में अद्वैतवादी परिकल्पना क्या थी उसके बारे में बातचीत हुआ। आज हम लोगों को पढ़ना दोस्तों कि द्वैतवादी परिकल्पना क्या है, ठीक है। यानी पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना कहिए, संकल्पना कहिए, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है तो दोस्तों मैंने कल ही आपको बता दिया गया था कि वहां पर जिस तरह से एक तारे का कॉन्सेप्ट लिया गया, यहां पर दो तारे का कॉन्सेप्ट लिया गया। द्वैतवादी संकल्पना में दो तारे का कॉन्सेप्ट लिया गया। कहने का मतलब क्या है, यहां पे कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कहिए चाहे ग्रहों की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि पृथ्वी भी क्या एक ग्रह है और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सभी ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एकदम इत्मीनान से सुनिएगा क्लास को। तो यहां पे कह रहा है कि ग्रहों की उत्पत्ति जो हुई है वो द्वैतवादी परिकल्पना में अनेक वैज्ञानिकों का, अनेक खगोल वैज्ञानिकों का क्या कहना है, तो उनका कहना है कि ग्रहों की उत्पत्ति किसी दो तारे, किसी दो पिंडों के संलयन से हुआ है। याद रखिए क्या उनका कहना था, दो तारों से हुआ है किसका जन्म, तो याद रखिए पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अब वो दो तारे की परिकल्पना क्या है, तो उसमें कुल 5 लोगों के बारे में पढ़ना है। कितने लोगों के बारे में पढ़ना है, 5 लोगों के बारे में पढ़ना है। ये 5 मत आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक एक मत के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत मजा भी आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो पहला नाम है चैम्बरलिन और मोल्टन। नाम याद रहेगा, थोड़ा सा नाम ही कठिन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। चैम्बरलिन एवं मोल्टन, दोनों नाम याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु
परिकल्पना। अब ये दोस्तों क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप किताब उठा के देखोगे बड़ा कठिन शब्दों में इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मैं एकदम सिंपली आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने अपनी परिकल्पना को प्रेजेंट किया 1905 में। सबसे पहले कब प्रेजेंट किया? 1905 में। बाकी सारी परिकल्पनाओं को हम लोगों ने देखा था, जो पुरानी विचारधारा वाली थी, आरंभिक विचारधारा की थी, वो तो 1796 में आई थी। कल मैं याद दिलाया था आपको ना, तो याद रखेगा। लेकिन ये वाली परिकल्पना कब आई है? तो 1905 में आई। अब दोस्तों 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा? तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि हमारे सौरमंडल में सूर्य था, ठीक है। हमारे सौरमंडल में क्या था? सूर्य था। और सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है, आप सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी तारे की तरह से क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, जिससे ऊर्जा जनरेट हो रही है और सूर्य क्या हो रहा है? सूर्य से ऊष्मा निकल रही है। तो ये हम लोग पुरानी बातें हैं जो जानते हैं। तो सूर्य को आप एक तारा समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि द्वैतवादी परिकल्पना में क्या है? दो तारे का कॉन्सेप्ट है। यानी एक तारा तो हमारा सूर्य हो गया, एक तारा हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया। और दूसरा एक और तारा था, आप कह सकते हो कि यह सूर्य का सहायक तारा था। क्या था? यह भी तारा है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि यह सूर्य का क्या था? यह सहायक तारा था, ठीक है। सहायक तारा मतलब उसका साथी तारा था। सहायक मत बोलिए, बल्कि बोलिए साथी तारा, ठीक है। यानी सूर्य के साथ में एक और तारा हुआ करता था। हुआ क्या दोस्तों? जब यह साथी तारा सूर्य के नजदीक आने लगा, कहां पे आने लगा? यह साथी तारा जब सूर्य के नजदीक आने लगा, ठीक है। ये देखिए सूर्य के नजदीक आ रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, तारों के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि तारे क्या होते हैं, जैसे ग्रहों के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह से तारों के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अपना उनके पास फोर्स होता है। तो एक बात बताओ, ये जो साथी तारा है, अगर ये सूर्य के पास से गुजरेगा तो दो कंडीशन बनेगी। या तो सूर्य क्या करेगा? इस साथी तारे को खींच करके अपने में समाहित कर लेगा, अपने में मिला लेगा, या हो सकता है कि ये वाला तारा सूर्य को अपने में समाहित कर ले। दो कंडीशन। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कुछ हिस्सा टूट जाए। होगा क्या कि यहां पर चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा, एकदम इत्मीनान समझिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर आप परिकल्पना को किताबों से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, 5 की 5 परिकल्पना आपके सामने हूबहू प्रेजेंट हो जाएगी, आप अच्छे से याद भी कर ले जाओगे। आप केवल इमेज पे फोकस करो। देखो चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक सूरज था जो कि तारा है, एक उसका साथी तारा था। एक समय ऐसा आया जब ये साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा। क्या हुआ? गुजरा। और इसके गुजरने की वजह से यहां पर जब ये सूर्य के पास से गुजरने गया तो सूर्य की सतह से असंख्य छोटे छोटे टुकड़े टूट करके बाहर आ गए। असंख्य छोटे छोटे टुकड़े। अब बात आती है कि छोटे छोटे टुकड़े ही टूट कर क्यों बाहर आए? तो जाहिर सी बात है, इसके पास फोर्स रहा होगा, इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा रहा होगा, आकर्षण शक्ति ज्यादा रहा होगा। इस वजह से इसके गुजरने के बाद क्या हुआ? सूर्य से छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए? अलग हुए। छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए। यही टुकड़े आपस में जुड़ करके क्या, अच्छा, इन्हीं टुकड़ों को दोस्तों, या इसी मलबों को आप बोल सकते हो, मलबा, जो सूर्य से मलबा अलग हुआ है, इसी मलबा को ग्रहाणु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रहाणु। इसीलिए यहां पर कहा गया कि चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है। मतलब ये जो अलग हुए छोटे छोटे हिस्से, इसी को ग्रहाणु कहा गया। और कहा गया कि यही छोटे छोटे हिस्से आपस में जुड़ करके बाद में क्या बन गए? ग्रह बन चुके हैं, ठीक है। ये परिकल्पना किसकी थी? ये चैम्बरलिन और मोल्टन की परिकल्पना थी। कुछ कठिन नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, और इससे सिंपल शब्दों में कुछ होने वाला नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य के समान एक उसका साथी तारा था, ठीक है। जब साथी तारा उसके पास से गुजरा तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य से छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए, छोटे छोटे असंख्य टुकड़े अलग हुए, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़े जो अलग हुए थे, इन्हीं को ग्रहाणु नाम दिया गया। यही ग्रहाणु जब संघनित हो गए, जब आपस में मिल गए, तो एक ग्रह का रूप धारण कर लिए। खत्म कहानी। यही तो है परिकल्पना। अब इसको भी अगर मुझे लिखाना पड़ेगा तो आप याद रखिए, जो हमारी नोट्स आएगी उसमें आपको लिखा लिखाया मिलेगा। अभी अगर आपको लिखना है तो आप अपनी भाषा में इसको नोट कर सकते हैं, अपनी भाषा में, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? या चलिए मैं बोल दे रहा हूं, फटाफट आप धीरे से पॉज करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले सौरमंडल में सूर्य था, ठीक है। सूर्य के साथ एक उसका साथी तारा था। साथी तारा एक समय ऐसा आया जब सूर्य के पास से गुजरा, आकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य से असंख्य छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग हुए। इन्हीं टुकड़ों को ग्रहाणु नाम दिया गया। बाद में संघनित होकर ये जो ग्रहाणु थे, यह ग्रह का रूप धारण कर लिए। खत्म कहानी। यानी आपका एक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है।
अगले पढ़ते हैं। अगला है, अब सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, टोटल 5 पढ़ना है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में दोस्तों आपको पढ़ना है 4 टाइम J4 याद कर लीजिए, J4। अब ये J4 क्या है, J4 क्या है, ठीक है। J4 ये मेरा कॉन्सेप्ट है। J4 क्या है, तो J4 नाम है दोस्तों, क्या है, नाम है। कैसा नाम है सुनिए, नाम था पूरा, ध्यान से समझिएगा। J4 मैंने क्यों किया, जेम्स जीन्स एवं, ठीक है। देखिए पूरा देखिए, जे से जेम्स, जे से जीन्स, ठीक है, और जे से जेफरी, जेम्स जीन्स जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, क्या है, ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने टाइम जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी, इसीलिए मैंने इसको क्या शॉर्टकट में नोट कर दिया हूँ, J4 नोट कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जेम्स जीन्स एक अलग व्यक्ति का नाम है, जिस तरह से वहां पर चैम्बरलिन मोल्टन थे, उसी तरह से यहाँ पर जेम्स जीन्स एक अलग व्यक्ति हैं और जेफरी एक अलग व्यक्ति हैं। ध्यान देंगे आप लोग, पहले जेम्स जीन्स की व्याख्या थी, बाद में जेफरी की व्याख्या आई। 1919 में, जिस वर्ष हमारे यहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था, उसी वर्ष दोस्तों याद रखिए जेम्स जीन्स ने यह परिकल्पना प्रस्तुत किया। दोस्तों कुछ भी अंतर नहीं था, जैसी बातें 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने प्रस्तुत किया था वही बातें थी। अंतर क्या सुनिए, उन्होंने क्या कहा था, एक सूर्य है, ठीक है, इन्होंने भी कहा एक सूर्य है, ठीक है। सूर्य क्या है, तारा है, इन्होंने भी कहा माना कि भाई सूर्य का एक तारा है। उन्होंने भी माना था कि सूर्य का एक साथी तारा हुआ करता था, एक स्टार हुआ करता था, जो उसका क्या था, जो उसका साथी तारा था। इन्होंने भी कहा ये साथी तारा है, ठीक है। मोल्टन और चैम्बरलिन ने भी कहा था कि साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा और गुजरने के कारण आकर्षण बल अधिक होने से यहां से छोटे छोटे टुकड़े अलग हुए। यहीं पर जेम्स जीन्स ने अलग बात कही। जेम्स जीन्स ने कहा था दोस्तों कि ये जब इसके पास से गुजरा, देखिए इनकी कल्पना क्या है, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वार माने समझते हैं, ज्वार भाटा सुना होगा ना, तो ज्वार में क्या होता है, जल ऐसे ऊपर निकलता है। तो इन्होंने कहा कि जब ये साथी तारा सूर्य के नजदीक आने लगा तो यहां पर आकर्षण बल कैसा लगा, देखिए अब जब ये नजदीक आएगा दोस्तों तो ये ऐसे लगेगा आकर्षण बल, सूर्य से एक पिंड नुमा ऐसे अलग हुआ, इसी को कहा गया ये सूर्य से ज्वार उठ रहा है। भाई किसी चीज से अगर खिंचाव होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज्वारी है, ज्वार की तरह से दिखेगा कुछ ऐसा। तो ये जब इसके पास से गुजरने लगा तो ये ज्वारी परिकल्पना के रूप में बाहर निकला, और जब इसके और पास आया तो यहां से एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया। इसी तरह से छोटे छोटे ज्वार अलग हुए थे और उन्हीं को कहा गया ज्वारीय परिकल्पना। सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस लोगों की एक ही बात को कहने का तरीका अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने कहा जो हिस्से अलग हुए थे उसको ग्रहाणु नाम दे दिया, तो उनकी ग्रहाणु परिकल्पना हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य से एक ज्वार की तरह से हिस्सा अलग हुआ है, पहले अलग हुआ, ज्वार उठेगा ना, जैसे पानी में आप देखो ना, कई सारी मूवी ऐसी होती है, कोई जादूगर ऐसा होता है या फिर कोई ऐसा सुपर पावर होता है जो पूरे पानी को ऐसे उठा देता है, ठीक है, ये क्या है, ज्वार नुमा उठ रहा है। बस ऐसा ही जब ये तारा सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य से क्या हुआ, ज्वार के नुमा ये उसकी संरचना अलग हुई, ठीक है, और जब और पास तो और ज्यादा अलग हुई, और इसी को नाम दिया गया दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना। और ये किसने दिया था, जेम्स और जीन्स ने दिया था, ठीक है, ये हुआ। तो जेम्स और जीन्स की परिकल्पना हो गई। अब बात आती दोस्तों कि जेफरी ने क्या किया था। तो जेफरी दोस्तों बाद में आया था और जेफरी ने इसकी व्याख्या किया था। जेफरी ने क्या कहा, जेफरी का कॉन्सेप्ट एक अलग था, जेफरी का कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में दोस्तों 2 के अलावा एक तीसरा तारा आएगा, ठीक है, 2 के अलावा एक तीसरा तारा आएगा जेफरी के कॉन्सेप्ट में। लेकिन उन्होंने भी यही बात कहा कि भाई कुछ ऐसा हुआ था कि ज्वारीय परिकल्पना के कारण ही ऐसा हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए जेफरी, पहली बात तो जेफरी को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि जेफरी इस कॉन्सेप्ट को मानते थे। बाद में जेफरी ने एक अलग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, और जेफरी ने क्या कहा वो सुनिएगा। जेफरी ने यहां पर यह कहा कि सूर्य था, ध्यान समझिएगा, एक एक कल्पना को आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक सूर्य था और सूर्य का एक तारा है, ठीक है, उसका एक साथी तारा था, उसका एक क्या था, एक साथी तारा था, स्टार हो गया, एक और तारा हो गया, ये सूर्य का क्या हो गया, साथी तारा हो गया। और जेफरी का मानना था कि एक तीसरा तारा भी था, एक तीसरा तारा भी था, ठीक है। यानी जेफरी पहले ऐसे शख्स थे जिनके यहाँ 3 तारे का कॉन्सेप्ट आया। सूर्य भी एक तारा है, उसका एक साथी तारा था, और एक तारा आया। एक्चुअली में सूर्य उसके साथी तारा ये थे, ठीक है।
ये तारा कहीं बाहर से आया और ये तारा आकर के इस दूसरे वाले तारे से टकरा गया। क्या कहा उन्होंने? जेफरी ने अपनी व्याख्या में कहा कि सबसे पहले सूर्य एक तारा था, उसका एक साथी तारा था, उससे एक तीसरा तारा आकर के इससे टकरा गया, जिसकी वजह से साथी तारा टूट करके बिखर गया और इसका बिखरा स्वरूप ही क्या है? ग्रह है। अब देखिए सब लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, और ये परिकल्पना ही तो है, किसी ने सिद्ध तो कर नहीं दिया है कि नहीं क्या है कैसे है, तो आपको मान के चलना है कि हाँ ये भी हो सकता है। भाई आप सोचो ना, क्या ये नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी जितनी भी चीजें होने लायक हैं वो सभी लोगों ने अपना अपना बातें रख दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो जेफरी ने, और जेफरी के 3 तारे को कॉन्सेप्ट को आगे और लोगों ने बढ़ाया, और बताता हूं कैसे 3 तारे का कॉन्सेप्ट आया। अभी तो 2 तारे का ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो ये समझ में आ गया जेम्स जीन्स एवं जेफरी की ज्वारी परिकल्पना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों लोगों को साथ खाली इसलिए रखा गया कि दोनों लोग शुरुआत में एक दूसरे की बातों को क्या करते थे? मतलब मानते थे, ठीक है। जेफरी जो थे जेम्स जीन्स की बातों को, उनकी परिकल्पनाओं को मानते थे। आगे चल के उन्होंने अपनी अलग व्याख्या किया था। तीसरी व्याख्या आती है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। क्या नाम है? तीसरी व्याख्या का नाम है रसेल। रसेल याद रखेगा, रसेल की द्वैतारक। द्वैतारक मतलब क्या होता है? दुई तारे की बात कर रहा है, द्वैतारक परिकल्पना, ठीक है। तो ये तो नाम से ही लग रहा है कि तो इसमें 2 तारे की बात की जा रही है, ठीक है। तो रसेल, रसेल जो कि एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कितने व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुका। हम लोगों ने पढ़ा चैम्बरलिन एवं मोल्टन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? चैम्बरलिन मोल्टन के ग्रहण परिकल्पना के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारी परिकल्पना। और तीसरा कॉन्सेप्ट है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। अभी जो रसेल थे, रसेल ने क्या किया? देखिए 1919 तक बात पहुंच चुकी थी और अभी बात उसके आगे बढ़ रही थी। रसेल जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि आदिकाल में बहुत समय पहले सूर्य के चारों तरफ उसका चक्कर एक तारा लगाया करता था। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था उसका एक साथी तारा। अब यहां से आप थोड़ा समझिए, इसका मतलब है कि साथी तारे की आकृति बहुत छोटी रही होगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा तारा होता तो सूर्य के साथ परिक्रमा थोड़े लगाता, क्योंकि 2 तारे और आपस में परिक्रमा लगाना ये पच नहीं रहा है थोड़ा सा, है कि नहीं। तो रसेल ने फिलहाल ये बात रखा। पहले उनकी बात को समझ जाइए, परिकल्पना को समझिए। उन्होंने कहा कि आदिकाल में सूर्य के चारों तरफ एक साथी तारा हुआ करता था उसका, जो तारा सूर्य की क्या कर रहा था? परिक्रमा लगा रहा था। अब परिक्रमा लगाने से क्या होगा? अब मान लो यहां पे एक सूर्य है और सूर्य का एक साथी तारा है, वो साथी तारा यहां पर परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। और अचानक से कुछ समय बाद वह तारा जो परिक्रमा लगा रहा था वो एक तीसरे तारे के संपर्क में आ गया। क्या किया? जो तारा परिक्रमा कर रहा था वो एक तीसरे तारे के संपर्क में आ गया। अब यहां पे फिगर जरूरी हो गया। चलिए, ये मान लीजिए हमारा सन है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ते जाइए, ज्योग्राफी पढ़ने का मजा भी अलग है। मैं तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको बोल चुका हूं, ठीक है। ये सूर्य था और ये उसका एक साथी तारा था, छोटा स्टार बना दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। और ये स्टार क्या कर रहा था दोस्तों? ये स्टार जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा था, ठीक है। ये सूर्य का चक्कर लगा रहा था, ठीक है। ये साथी तारा थोड़ा सा गोल नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये साथी तारा क्या कर रहा था? सूर्य का चक्कर लगा रहा था और अचानक से यह एक तीसरे तारे के संपर्क में आ गया। अब भाई सौरमंडल है, आकाशगंगा है, असंख्य तारों का समूह है, बहुत सारे तारे आते जाते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये वाला जो तारा था एक तीसरे तारे के अब देखिए यहाँ पर 3 तारे का कॉन्सेप्ट हो गया, जबकि इनका नाम क्या है? द्वैतारक परिकल्पना। इनके अनुसार सूर्य तो सूर्य है, अब बाकी 2 तारे हैं, ये इनकी परिकल्पना में थी, ठीक है। तो एक तो सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ एक छोटा सा तारा परिकल्पना वो कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और एक तीसरा तारे के संपर्क में आ गया। अब इन्होंने कंडीशन दिया, बोला कि जो तारा परिक्रमा कर रहा था उसकी परिक्रमा की जो दिशा थी और ये जो तीसरा तारा था इसके बीच में विपरीत क्या था? विपरीत बल लग रहा था, विपरीत बल लग रहा था। कैसे दोस्तों विपरीत बल कैसे लगेगा? अरे जैसे एक चुंबक होता है, ठीक है। अब एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मैच कराएंगे तो कभी नहीं मैच करेगा, ठीक है। दक्षिणी को दक्षिणी से मैच कराएंगे कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया कि दोनों अलग अलग दिशा में मूव कर रहे थे, दोनों अलग अलग, यानी दोनों के परिक्रमा करने की दिशा और मूव करने की दिशा, घूर्णन करने की दिशा क्या थी? अलग अलग थी, जिसकी वजह से जैसे जैसे तीसरा तारा इस साथी तारे के नजदीक आता गया इसके बीच में आकर्षण बल बढ़ता गया। कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, आकर्षण बल बढ़ता गया और जब एकदम नजदीक आ गया इसके तो इसमें क्या हो गया? एक विशालकाय विस्फोट हुआ। विस्फोट नहीं, आप कह सकते हैं कि यहां पर ज्वारी है,
परिकल्पना की भी बात आती है, ठीक है। और विस्फोट भी मान सकते हैं, छोटा सा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि पास आ रहा है, आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। और यही जो छोटा छोटा हिस्सा है इसे क्या कहा गया, यही आगे चल के संघनित होकर के क्या बना, ग्रह का रूप धारण कर लिया। समझ में आ रहा बल, यानी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि तीसरे तारे वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो आके लड़ गया था और लड़ने की वजह से विस्फोट हो गया था। विस्फोट होने के मतलब दो तारे लड़ जाएंगे तो फिर सब खत्म हो गया, और जब सब खत्म हो गया तो वहां से ग्रह का निर्माण हुआ था। यहां पे कहा नहीं, लड़ा नहीं, बस खाली दोनों की गति। अब जैसे समझो कि मान लो ये अपने यहां ऐसे मूवमेंट करता हो और ये अपने यहां जो है ऐसे मूवमेंट करता हो, ठीक है। ये अपने यहां ऐसे घूम रहा है, अपने यहां ऐसे। जब दोनों पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में जब विपरीत बल लगेगा, तो विपरीत बल लगने से दोस्तों आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात बताओ, आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं? और जब आकर्षण बल बढ़ेगा और एकदम ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो ज्वारीय परिकल्पना क्या होती है? ज्वारीय परिकल्पना तो यही कहती है ना कि वहां से कुछ हिस्से जो है छल्ले के रूप में अलग होंगे और वही आगे चल के क्या बन जाएंगे, ग्रह का रूप धारण कर लिए। तो ये परिकल्पना थी रसेल की परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये मैं आपको लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स में मिलेगा, बाकी अगर आपको लिखना हो तो आप पढ़ने के बाद वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, आराम से इमेज बना लीजिए और अपनी भाषा में भी कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपको लिखा लिखाया ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारी 3 परिकल्पना हो गई दोस्तों, ठीक है। और चौथी परिकल्पना क्या है? तो 3 पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए तो भूल जाएंगे आप लोग। पहला है चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, और चौथा पढ़ना है फ्रेड होयल और लिटिलटन। क्या नाम है? फ्रेड होयल और लिटिलटन, याद रहेगा। चलिए नाम पहले लिख लीजिए, फ्रेड होयल एवं लिटिलटन। लिटिल माने जानते हैं ना बच्चा, लिटिल कर लीजिए और टन लिख लीजिए, ठीक है। फ्रेड होयल और लिटिलटन की परिकल्पना। तो इस परिकल्पना को इन्होंने क्या नाम दिया था? ये इसका नाम दिया गया आद्य तारा परिकल्पना। क्या नाम दिया गया? आद्य कहिए या अभिनव तारा परिकल्पना, ठीक है। अभिनव तारा परिकल्पना इसका नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भाई क्या कहा इसमें? तो आद्य तारा या अभिनव तारा परिकल्पना की जो बात हो रही है, अभिनव ही करिए, आद्य मत करिए, ठीक है। चलिए, अभिनव तारा परिकल्पना जो है ये प्रेजेंट किया था फ्रेड होयल और लिटिलटन ने। अब दोस्तों इनकी परिकल्पना में क्या था? एक लोगों ने तो बता दिया कि पास आने की वजह से ग्रहाणु, ठीक है, के रूप में अलग हुए। दूसरे ने कहा दोस्तों कि ज्वारीय उद्भेदन हुआ। तीसरे ने कहा एक साथी तारा आगे टकरा गया। चौथे ने कहा 2 तारे थे, दोनों के बीच में आकर्षण बल अलग अलग लग रहा था क्योंकि दोनों की घूर्णन गति जो थी अलग अलग थी, विपरीत दिशा में थी। तो वहां से क्या हो गया? ज्वारीय उद्भेदन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक अलग से ग्रह बन गए, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रेड होयल और लिटिलटन के बारे में दे रहा है, इनको क्या कहा गया? इनको दोस्तों माना गया, इन्होंने कहा कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो 3 तारों से हुआ है। वो 3 तारों से, मतलब इनके सिद्धांत में, अच्छा इसके पहले भी कई सारे लोगों ने सिद्धांत दिया जहां 2 तारों के अलावा सूर्य एक तीसरा तारा था, लेकिन उन्होंने सूर्य को तारा न मान करके बाकी 2 तारे को ही तारा समझा, ठीक है। यहां पर दोस्तों इन्होंने कहा कि 3 तारा था। तो याद रखिए, अगर आपसे एग्जैक्टली पूछे कि 3 तारे को आधार मानकर अपना व्याख्या किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? 3 तारे को आधार मानकर तो उन्होंने किसने दिया था? फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना में ये कहा गया। दोस्तों इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया 3 तारे थे, एक सूर्य था और 2 और तारे थे, ठीक है। 2 और तारे थे। दोस्तों हुआ क्या कि जब तीसरा तारा दूसरे तारे के नजदीक आया, एक भयंकर विस्फोट हुआ, आके टकरा गया और एक भयंकर विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये तारे समाप्त हो गए, सूर्य बचा रह गया। और वो क्या करने लगे? वो बाकी जो पदार्थ थे, छोटे छोटे मलबे थे, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसी को कहा गया कि ऐसे करके ग्रह बन गए। कोई मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। बस इन्होंने क्या कर दिया है, ये काम तो हम पहले भी देख चुके हैं, बस अंतर यह है कि इन्होंने 3 तारा मान लिया था, बाकी ने 2 तारा माना था। तो आगे चल के जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा था दोस्तों, सूर्य को भी तारा माना जा रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा गया कि सूर्य के साथी तारे में विस्फोट हुआ और उसके धूलकण गैस जो थे वो बिखर गए, बाद में ही चल के गैस का रूप धारण किए। तो बहुत सिंपल परिकल्पना है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी आदत है ना, मैं चीज़ों को आसान बनाकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बहुत कठिन और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी परिकल्पना के बारे में पढ़ते हैं। आखिरी परिकल्पना है दोस्तों ऑटो शिल्ड की अंतर तारक परिकल्पना, ठीक है। ऑटो शिल्ड 5वें नंबर पे है, ऑटो स्मिड नाम है वैसे, स्मिड,
ठीक है, ऑटो स्मिड की परिकल्पना, अंतर तारक परिकल्पना पूरा नाम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, ये भी एकदम छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऑटो स्मिड जो है ना, इन्होंने क्या कहा, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा कि जो सूर्य था, जब ये आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तो सूर्य तो वैसे भी आकाश गंगा में है, ठीक है, तो कह रहा है कि जब सूर्य, भाई सूर्य क्या कर रहा है, आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो चक्कर लगाते वक्त हो सकता है कि रास्ते में और बहुत सारे तारों का समूह पड़ा होगा। तो इनका कहना था कि सूर्य जब आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, तो उसी समय चक्कर लगाते समय दोस्तों, जब वो आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तो सूर्य के आकर्षण बल से कुछ गैसीय और बादल के समूह, ठीक है, वो अलग हुए, यहां से वो आकर्षित होकर के इसके पास आने लगे, ठीक है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, और उसी को इन्होंने कहा कि यहां पर ऑटो स्मिड की परिकल्पना है। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, मान लो आकाश गंगा है, इस तरह से कुछ आकाश गंगा होती है, ठीक है, और उसमें कुल मिला के 3 वो होते हैं, ये देखो ऐसे आकाशगंगा होती है। अब सूर्य क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य इस केंद्र का, ये मान लो आकाशगंगा केंद्र है, तो सूर्य मान लो यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है मान लो, ठीक है, चलो कहीं भी मान लो सूर्य, और ये जो है सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे सूर्य क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। अब ये चक्कर लगा रहा है, तो जब ये जाएगा रास्ते में, क्योंकि आकाशगंगा में, तो आकाशगंगा में निहारिकाएं भी होंगी, आकाशगंगा में धूल कण और गैस के समूह भी होंगे। तो जब ये चक्कर लगा रहा है, इसी बीच दोस्तों इसके आकर्षण बल से अगल बगल की गैस से धूल किरण जुड़ते गई, और ये ग्रह का रूप लेते गई, ये जुड़ते गई, ग्रह का रूप देते गई, मतलब धीरे 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 करके ये ग्रहों का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। यानी इनका मानना यह था कि कोई साथी तारा नहीं था, कोई तारे का विस्फोट नहीं हुआ है, किसी तरह का उद्भेदन नहीं हुआ है, किसी तरह का ज्वारी उद्भेदन नहीं हुआ है, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट फेल है। धीरे धीरे करके समय के साथ बदलते हुए ये काम हुआ है। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। जब कभी आपको मान लीजिए कहीं आप सफर कर रहे हो, तो आप मान लो कि 2 व्हीलर से सफर कर रहे हो, 2 बाइक पे जा रहे हो कहीं पे, और लंबी दूरी पे जा रहे हो, और रास्ते में अगर रोड खराब होता है, तो आप क्या करते हो, जाते हो तो बड़ा सज धस के निकले होते हो, लेकिन क्या आप जहां पहुंचते हो वहां पर भी वैसी ही आकृति आपके पास होती है? नहीं, आपके शरीर में हो सकता है धूल लग जाए, हो सकता है मिट्टी लग जाए, हो सकता है और कुछ लग जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रास्ते में सफर कर रहे होते हो, तो रास्ते के जो धूल कण होते हैं, चीजें होते हैं, वो आपके शरीर से आके चिपक जाते हैं, आपके कपड़ों से आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। उसी तरह से जब सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था, भाई करोड़ों वर्षों में ऐसा होता है, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर वो पूरा करता है, ठीक है, जिसको एक ब्रह्मांड वर्ष का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में क्या उसके अगल बगल जो है ये क्रियाएं नहीं होंगी? भाई उसके पास भी तो अपना आकर्षण शक्ति है, आपके पास तो आकर्षण शक्ति भी नहीं है, फिर भी आके धूल के कण और चिपक जाते हैं सब चीजें, ठीक है। और उसके पास तो आकर्षण शक्ति है नहीं, तो उसके आकर्षण शक्ति की वजह से ये ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये ऑटो स्मिड का कहना था। ऑटो स्मिड मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो स्मिड मतलब ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक इस काम हुआ है, ये इन्होंने कहा था। ये परिकल्पना इनकी 1943 में आई थी, और ये आधुनिक विचारधारा की अंतिम परिकल्पना थी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि कल आप पढ़ने वाले हो कैम्ब्रियन युग के बारे में, प्री कैम्ब्रियन युग के बारे में, ठीक है। ये सब क्या था, ये कल्प क्या होते हैं, महाकल्प क्या होते हैं, ठीक है, ये युग क्या होते हैं, किस युग में किस चीज का निर्माण हुआ है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो निवेदन इतना है, आप शेयर जरूर से करिएगा। जो लोग नए हैं वो ध्यान देंगे, इस चैनल पे डिटेल में हर एक विषय पढ़ाए जाते हैं। जो भी विषय आपको पढ़ना है, आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, डिटेल में चैप्टर वाइज वीडियोस पढ़ाए गए हैं, आप वहां आकर के एक एक चैप्टर देख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों, लाइक भी, कमेंट भी।